हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 21 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइस, आपकी टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए यहां पर टॉपिक्स को स्टैटिक पोर्शन यानी कि जनरल स्टडीज के साथ लिंक करते हुए कवर करवाया जाता है, जिससे कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को हम लोग कवर करते हैं। इवन काफी सारी मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर किया जाता है, राइट। एंड प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज यहां पर कवर की जाती है। गाइज, यहां पर जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 1, पेपर 2 और ये पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइज, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आपको गारंटीड सिलेक्शन चाहिए एग्जामिनेशन में, तो ये जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इन लेक्चर्स को आपको रेगुलरली देखना है और जितने भी इंस्ट्रक्शंस मैं लेक्चर के दौरान आपको प्रोवाइड कराता हूं उसको आपको रिलीजियसली, रेगुलरली और ईमानदारी से फॉलो करना है हर एक चीज को, तभी जाकर गारंटीड सिलेक्शन आपको मिलेगा। एंड गाइस, गारंटीड सिलेक्शन की जो बात है, मैं ये ऐसी दूसरों की तरह हवाबाजी में नहीं करता हूं। इसके बकायदा मैं आपको प्रूफ भी प्रोवाइड कराता हूं अपने स्टूडेंट्स को। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देखकर आप प्रूफ जो है वो देख सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स मैं आपके रेगुलरली कवर कराता हूं, आप खुद देख सकते हैं कि उन टॉपिक्स में से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। एंड सेकेंडली गाइज, आई हाईली रिकमेंड यू कि आप मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस पेड पैकेज को ज्वाइन करेंगे तभी जाकर इन लेक्चर्स का पूरा लाभ आपको मिलेगा। एंड इस पेड पैकेज की फीस भी काफी नॉमिनल है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ। पूरे महीने का जो चार्ज है, जो फीस है, वो सिर्फ 100 रुपए है। एंड लाभ कैसे मिलेगा आपको, तो वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए गाइज, आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पर जो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, सिर्फ उनको देखना है। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेक्चर को देखने के ऊपर होना चाहिए। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हैंड रिटन नोट्स बनाने में, क्योंकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो उसमें आपका काफी सारा टाइम जो है वो चला जाएगा। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो कि रेगुलर बेसिस पर आती है, राइट। तो आपका रेगुलर बेसिस पर एक तो नोट्स बनाने का टाइम बच जाता है, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ने में, मैं जो टास्क देता हूं वो करने में, मैं जो होमवर्क देता हूं वो करने में। इसके अलावा ऑप्शनल की आप तैयारी कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं लास्ट में, कि एक क्वेश्चन देता हूं आपको रेगुलरली। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका टाइम यहां पर बचता है, राइट। और दूसरी चीज, आपके पास रेडी टू रीड मटेरियल अवेलेबल रहता है। अब देखो, आपको सुबह लेक्चर देखना होता है, रात में आपको सोने से पहले मैं लेक्चर्स के नोट्स आप तक प्रोवाइड करा देता हूं। तो आप सोने से पहले लेक्चर्स के ये नोट्स पढ़ते हैं, तो आपका क्या हुआ, पहली बार रिवीजन हो गया, फर्स्ट टाइम रिवीजन हो गया। इसके अलावा मैं आपको हर संडे को एक कंपाइलेशन देता हूं, पिछले हफ्ते में जितनी भी न्यूज आती है, जितनी भी न्यूज कवर्ड रहती है, जितने भी लेक्चर्स आप देखते हो, उसका एक सिंगल कंपाइलेशन आपको मिलता है, यानी कि एक ही पीडीएफ में पूरे हफ्ते की न्यूज कवर्ड रहती है। तो आपको दूसरी बार मैं पुश करता हूं कि रिवाइज करो, तो यह हो गया आपका दूसरा रिवीजन। और ऐसे ही मैं आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें कि आप तीसरी बार जो है वो रिवीजन करते हैं, राइट। तो अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया, तो मेंस में बैठने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड मुझसे बेहतर आप खुद ही जानते हैं कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जामिनेशन में, राइट। इसके अलावा इतना ही नहीं मिलता आपको इस पेड पैकेज में, मैं आपको मंथ के एंड में मिनिमम 150 क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस प्रोवाइड कराता हूं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पूरे महीने तक, यानी कि ये क्वेश्चन उन टॉपिक से बनते हैं जो आपने पूरे महीने तक कवर किए हैं, पढ़े हैं, राइट, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी और इस तरीके की प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको इस पेड पैकेज में कराता हूं, जिसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको इस पेड कोर्स को जो है वो ज्वाइन करना है। एंड गाइज, आप पहले लेक्चर देखिएगा। अगर आप नए आए हैं तो पहले लेक्चर देख लीजिए। अगर मैं जो आपको समझा रहा हूं वो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। एंड गाइस, मंथली पेड पैकेज के जो मेंबर्स हैं उनके लिए मैसेज है कि आप चेक कर लीजिए, आपके पास ये हैंडआउट आ गया है। ये इंग्लिश में देखिए आप, ये पूरा हैंडआउट है, जो भी टॉपिक्स अपन आज कवर करेंगे, ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखी हुई है। और इसी के नीचे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हिंदी में भी ये पूरी नोट्स जो है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्मेट में जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से।
यहां पर बात हो रही है साधना पास के बारे में, साधना दर्रा के बारे में। इसको पहले नास्ता चुन दर्रा के नाम से जाना जाता था। यहां पर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसकी लोकेशन कहां पर है, तो आपको ये जम्मू एंड कश्मीर पता होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर में ये लोकेटेड है, कश्मीर वैली के काफी नजदीक है। ये कश्मीर वैली को कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट करता है, तो इसकी एक आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये इस लोकेशन पर आप जानते हैं हिमालयस है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये दर्रा हिमालयस पर लोकेटेड हम लोग को नजर आता है, देखने को मिलता है। और यहीं पर ही एक शम्स ब्री माउंटेन रेंज भी हम लोग को देखने को मिलती है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जा सकता है शम्स ब्री माउंटेन रेंज कहां पर है, तो आपको ये लोकेशन का आइडिया होना चाहिए बस, राइट। तो सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है ये, पहला वाला लोकेशन से रिलेटेड। अब गाइस इस टॉपिक में बात हो रही है हैदराबाद फ्लड के बारे में। आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि हैदराबाद में बाढ़ हम लोग को देखने को मिल रही है। आप इस फोटो से अंदाजा लगा सकते हो, ये ट्रक जो है वो रोड पे खड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं कि आधा ट्रक जो है वो पानी से हम लोग को नजर आ रहा है, यानी कि पानी का लेवल जो है वो आधे ट्रक तक जो है वो छू गया है, राइट। तो बहुत बुरी स्थिति है हैदराबाद के अंदर। और स्काईमेट एक इंडिपेंडेंट वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी है, इसने हैदराबाद को हमारी कंट्री के अंदर जिन जिन जगहों पर सबसे ज्यादा बारिश होती है उन जगह की लिस्ट में जो है वो हैदराबाद को इसने ऐड कर दिया है, रख दिया, शामिल कर दिया, यानी कि हैदराबाद के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा हम लोग को देखने को मिलती है। 72.5 mm रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड की गई। और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डेटा के आधार पर हैदराबाद के अंदर 10 अक्टूबर 2013 को 98.3 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की गई और 82.6 mm रेनफॉल 3 अक्टूबर 2017 को रिकॉर्ड की गई। दिस डेटा इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। और ये चीज थोड़ी सी बस याद रखना कि नॉर्मल तौर पर जो एवरेज जो रेनफॉल हम लोग को देखने को मिलती है हैदराबाद के अंदर, जो नॉर्मल जो रेनफॉल होती है उसका आप मल्टीप्लाई 4 कर दो, 4 गुना ज्यादा, तो उतनी रेनफॉल अभी 18 दिन के अंदर अंदर रिकॉर्ड की गई है हैदराबाद के अंदर। 356 mm रेनफॉल देखने को मिली है, राइट, यानी कि बहुत ज्यादा ही है। तो इसी के चलते ये सिचुएशन हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है। अब देखिए गाइस, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आईएएस आईपीएस, तो आपसे ये फैक्चुअल डेटा की उम्मीद नहीं होती है। आपसे किस चीज की उम्मीद होती है, जब आप जाकर आगे चल के जब कलेक्टर आप बनोगे, देखो फैक्चुअल डेटा की कुछ कुछ उम्मीद रहती है आप लोगों से, बट एग्जाम आपसे ज्यादा उम्मीद क्या करता है कि जब आप आगे चल के आप कलेक्टर बनोगे तो आपको पता होना चाहिए कि बाढ़ होने के क्या कारण है। जैसे आप जिस सिटी के अंदर कलेक्टर हो, आपकी सिटी में एकदम से रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही है, राइट, आपको पता लग रहा है कि आपके कुछ कुछ एरियाज पे आपकी सिटी के सिचुएशन खराब हो रही है, पानी भर रहा है, बाढ़ हम लोग को देखने को मिल रही है, तो आप सबसे पहली चीज क्या आइडेंटिफाई करोगे, बाढ़ आने का क्या कारण है, राइट, उस कारण को आप आइडेंटिफाई करोगे। फिर उस कारण को कैसे हल करना है, यानी कि रिजोल्यूशन उसका कैसे निकालना है, उसको आप उस पर आप काम करोगे, है ना। तो आपसे इस एग्जाम के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग की उम्मीद की जाती है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच की उम्मीद की जाती है। काफी सारे स्टूडेंट जो है वो फालतू की डेटा ज्यादा रटते रहते हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए काम का नहीं है। आप एग्जामिनेशन के नेचर को समझो ना, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपको किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है, राइट। तो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है ये, नॉर्मल सी चीज। न्यूज़पेपर लोग पढ़ते रहते हैं, पर न्यूज़पेपर में भी स्पेसिफिक कंटेंट जो होता है जिस पर आपको फोकस करना है। तो चलो हैदराबाद की केस स्टडी देखते हैं, बट बिफोर दैट कुछ छोटे मोटे ज्योग्राफिकल टर्म्स हम लोग देखेंगे कि हैदराबाद के अंदर इस प्रकार की सिचुएशन कैसे डेवलप हुई, तो इसमें थोड़ा ज्योग्राफी देखते हैं। तो देखो बे ऑफ बंगाल में हम लोग को क्या देखने को मिला, एक साइक्लोन जनरेट हुआ बे ऑफ बंगाल में। अब साइक्लोन जो है वो ईस्ट कोस्ट में आकर हिट किया, और आप लोग साइक्लोन की नेचर को जानते हो। साइक्लोन जब लैंड पर आकर हिट करता है, लैंडफॉल पे हिट करता है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, यानी कि साइक्लोन जैसे ही लैंड पे आते हैं, जमीन पे आते हैं, और साइक्लोन जो है वो पूरी तरह से एंड होने लगते हैं, राइट, यानी कि उनकी एनर्जी जो है वो खत्म होने लगती है साइक्लोन की। बट यहां पर एक इशू क्या हम लोग को देखने को मिला वेदर सिस्टम के अंदर, कि यहां पर ये साइक्लोन जो था वो ईस्ट वेस्ट की तरफ जो है वो आगे बढ़ता चला गया, और ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका के नॉर्थ इंटीरियर रीजन और महाराष्ट्र तक ही चला गया। यानी कि ये साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में, बंगाल से आते आते जो है वो हमारी कंट्री के अंदर तक जो है वो काफी चला गया। बट नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि साइक्लोन का जो नेचर होता है वो क्या होता है, नेचर यही होता है कि लैंड पर जैसे ही वो हिट करेगा वैसे ही उसकी प्रॉपर्टी वो लूज कर देगा, राइट। बट यहां पर ऐसा नहीं हुआ, और नहीं होने की क्या वजह थी गाइस, तो ये वर्टिकल विंड शेयर, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये वर्टिकल विंड शेयर क्या है, तो सिंपल सी चीज है गाइस, यहां पर हम लोग को ये चीज देखने को मिली कि इस जमीन पर जो था वो एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया था। और आपको पता है गाइस कि जब लो प्रेशर क्रिएट होता है वो किसके कारण होता है, गर्मी के कारण होता है। और आप जान रहे हैं कि आज के समय पे हम लोग को क्लाइमेट चेंज के चलते टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, तो गर्मी की सिचुएशन तो डेवलप है ही है। तो क्या हुआ था यहां पर, जैसे ही जब ये साइक्लोन आया ना, तो उस समय प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो जमीन वाला जो इलाका था वो बेसिकली गर्म हो गया। और आपको पता है कि जब भी गर्म होता है कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो
जो एयर जो होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एयर ऊपर की तरफ राइज करती है। जैसे कि आप कोई भी जैसे कि पानी को गर्म करते हो, तो भाप ऊपर की तरफ जाती है ना, तो यानी कि गर्माहट जिस जगह पे हो रही है उस जगह पर भाप जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि एयर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो अब प्रॉब्लम ये आई कि ऐसे ही हुआ था कि यहां पर जो था वो लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ, एयर ऊपर की तरफ मूव हुई और लो प्रेशर एरिया वास्ट एरिया पर जो है वो बन रहा था, क्रिएट हो रहा था। अब यहां से आ रहा है साइक्लोन। अब साइक्लोन जब आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि हवा का, अब यहां पर हवा का आप कंसेप्ट समझना, विंड का कंसेप्ट। आपको एक छोटा सा कंसेप्ट विंड के बारे में पता होगा कि विंड जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, क्योंकि जैसे ही यहां से जब लो प्रेशर से जब हवा ऊपर गई तो ये वाला जो स्पेस है वो वैक्यूम हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है कि उस वैक्यूम स्पेस को फिल करने के लिए तो हवा तो आएगी ना, वहां पर फिल करेगी। तो जब ये साइक्लोन आ रहा था, इस साइक्लोन को एनर्जी कौन दे रहा था, ये लो प्रेशर, ये वैक्यूम इस साइक्लोन को एनर्जी दे रहा था, इसीलिए ये साइक्लोन जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा था, राइट। अब साइक्लोन जब आता है तो अपने साथ बादल वगैरह लेकर आता है, इसके बारे में भी कंसेप्ट आपको क्लियर होगा अच्छे से, आपने थोड़ा बहुत भी अगर बेसिक्स पढ़ा होगा तो, राइट। अगर नहीं पढ़ा तो अभी क्लियर कर लो, है ना, कि साइक्लोन जब आता है तो अपने साथ बादल वगैरह लेकर आता है। तो हुआ यही, ये साइक्लोन अपने साथ साथ बादल लेकर आ गया और उसने एक्सेसिव रेनफॉल हैदराबाद के अंदर क्रिएट कर दी। तो आपकी एक कंसेप्ट क्लियरिटी तो ये हो गई कि रेनफॉल कैसे हुई हैदराबाद के अंदर, राइट, क्या वजह थी लो प्रेशर का और हाई प्रेशर का। सिंपल सा कंसेप्ट है ये, जो कि आपको बस इस तरीके से समझना है जैसा मैंने आपको समझाया। साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी एनर्जी जो है वो खत्म हो जाती है जमीन में आते ही, बट उसकी एनर्जी खत्म नहीं हुई क्योंकि उसको एनर्जी दे रहा था लो प्रेशर एरिया, राइट। और जो कि हम लोग को एक वास्ट क्षेत्र पर, बड़े क्षेत्र पर देखने को मिला। और लो प्रेशर क्यों बन रहा था, तो उसके पीछे का कारण आप क्लाइमेट चेंज जो है वो यहां पर डाल सकते हैं कि टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो उसके चलते इस प्रकार का इम्बैलेंस सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है काफी सालों से। सो क्लियर हुआ यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, यहां पर मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करना चाहूंगा लेक्चर से रिलेटेड। तो गाइस देखिए, मैं जो आपको यहां पर लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, इसमें मैंने अभी आपको पता होगा कि 15 अक्टूबर से चेंजेस किए हैं, यानी कि 16 अक्टूबर से आपको चेंजेस देखने को मिले होंगे, राइट। तो स्लाइड्स वगैरह में पहले अपनी जो स्लाइड थी वो इसी प्रकार की हर लेक्चर की आती थी, बट आजकल कुछ कुछ स्लाइड्स आपको ऐसी देखने को मिलती है जिसमें कि ज्यादा इमेजेस वगैरह होती है, कम वर्ड्स वगैरह होते हैं, राइट। बट देखो, आपको मैं नोट्स में तो आपको जो हैंडआउट्स दिए जाते हैं पेड पैकेज के अंदर, तो नोट्स में आपको पूरी चीज A to Z नोट्स की मिलती है। आपने स्टार्टिंग में देखा भी होगा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। इस पीडीएफ के अलावा, यानी जो अभी आप ये देख रहे हैं, ये वाली पीडीएफ भी मिलती है, प्लस आपको नोट्स वगैरह भी मिलते हैं वहां पर पेड पैकेज के अंदर। बट गाइस, यहां पर मेरी कोशिश होती है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। जो चीज मैं यहां पर आपको बता रहा हूं वो पूरी चीज आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी इजीली मिल जाएगी, राइट। थ्योरी आपको न्यूज़पेपर में भी मिलेगी पूरी की पूरी, बट आप मेरा लेक्चर क्यों देख रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे पास ईमेल किया था जो हिंदी मीडियम से थे और वो दूसरे मीडियम से जो एग्जाम लिख रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि सर मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही देखकर चीजें समझ में आती है, आसानी से क्लियर होती हैं। गाइस देखो, यहां पर सिर्फ आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो। एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना एक टॉपिक से रिलेटेड, वो चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। और कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे, जब पूरी पिक्चर जो है वो दिमाग के अंदर बिल्कुल सामने सेट रहे, जैसे कि मैं जो इमेजेस वगैरह आपके सामने रखता हूं वो इसलिए रखता हूं कि आप जो है वो उसको देखकर रियल सिचुएशन को, जैसे कि मैंने यहां पर एक इमेज रखी थी, राइट, ये वाली इमेज रखी। और जैसे कि अगर अपन इसकी बात करें तो यहां पर जो काम की चीज है वो बस मैंने यहां पर मेंशन कर दी कि इतना आपको देखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि यहां पर आप खुद भी देख सकते हो कि कुछ कुछ चीजें मैं हिंदी में भी जो है वो आपके लिए मेंशन कर रहा हूं, जिनको थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम आए तो, अगर हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी जो मैंने भी देखो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया इसका कि विंड वाला, कि विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपने भी समझा इसका कि हैदराबाद के अंदर क्यों इतनी वर्षा हम लोग को देखने को मिली है। तो वो चीज तो आपकी क्लियर हो गई ना। बट इसके बाद आपको सिंपल सा काम ये करना है कि जो मैं आपको हैंडआउट्स प्रोवाइड करा रहा हूं, उस हैंडआउट को रात में सोने से पहले पढ़ लो। तो आपने जो समझा है वो पूरा का पूरा आपके दिमाग में जो है वो फीड हो जाएगा थ्योरी फॉर्मेट में, राइट। तो मुझे जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आप थ्योरी वगैरह जो है वो आपने कम करी है, कम करने की वजह है कि ये एग्जाम अब आपसे डिमांड कर रहा है। अब वो समय गया, ट्रेडिशनल टाइम चला गया जो आज से 2-3 साल पहले हुआ करता था। अब से आप लेटेस्ट एग्जामिनेशन की पेपर्स उठा के देखो, अब से आपको जो है वो यूपीएससी डिमांड कर रहा है कि आपसे वो, और वेरियस स्टेट सिविल सर्विसेज में भी इवन हम लोग को ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं जो कि आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके आओ। और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी घुमा फिरा के भी क्वेश्चन जो आपसे पूछे आएंगे वो भी आप आसानी से टैकल कर जाओगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते आजकल, आपसे घुमा फिरा के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप कितना भी क्वेश्चन जो है वो किसी भी लेवल का आपसे पूछ लिया जाए, हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल का, बट अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप उस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर जाओगे। तो इस चीज, ये वाली जो मैं भी स्लाइड्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ये बेस्ट स्लाइड है
और इसी से आपका फायदा मिलेगा। अब देखो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा कंप्लीटली बिल्कुल आपको क्लिप आर्ट्स वगैरह इमेजेस वगैरह डाल के दिखाऊंगा, नहीं, जहां जहां पे मुझे लग रहा है कि हाँ यहां पर आपकी थ्योरी की आवश्यकता है, जैसे कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आगे चल के अपन पढ़ेंगे। आज की डेट में वैसे भी कुछ रिपोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड ही ज्यादा टॉपिक्स हैं, उतने मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट बेसिस वाले नहीं है। जैसे कि ये जो था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में इसीलिए रखा क्योंकि कई बार होता है कि स्टूडेंट्स को कुछ कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, वो देखना चाहते हैं कि वो हिंदी में उस टर्म का क्या मतलब होगा, तो इसलिए मैं ऐसे रख दूंगा। राइट, ऐसा मत सोचना कि मैं कंप्लीटली ही जो है वो पूरी इंटरैक्टिव क्लास चलाऊंगा, नहीं, जहां पर मुझे जरूरत लग रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, आपके सिलेक्शन के लिए काम कर रहा हूं, तो इस चीज का आप बिल्कुल ट्रस्ट रखिए। बट आपको क्या करना है, रात में सोने से पहले रिवाइज करना है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा बस। और जो रिवीजन का जो शेड्यूल मैंने आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है अगर सक्सेस हासिल करनी है तो। राइट, चलो एनीवेज, अभी मैंने माफी चाहूंगा, थोड़ा सा समय आपका ले लिया इन सब चीजों को बताने में, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स की मतलब बोलते हैं ना, पूछते हैं मुझसे, और यही एक मीडियम है कि एक ही बार में मैं स्टूडेंट से बात करके बता सकता हूं। तो ये वाली चीज थी, अभी अपन ने इसके बारे में देखा। इसमें एक चीज और हुई है कि एक फायदा, मतलब अच्छी चीज ये हुई है इससे कि हैदराबाद के अंदर जो सॉइल वगैरह जो है ना, सॉइल का इलाका जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, बारिश के कारण वहां पर मॉइस्चर जो है वो हम लोग को अच्छे से देखने को मिल गया है। राइट, तो ये एक अच्छी चीज हम लोग को यहाँ पर बारिश के कारण देखने को मिली है। इसके अलावा हैदराबाद के अंदर बाढ़ क्यों आई, तो उसके बारे में अपन ने एक जनरल जानकारी ली। बट बारिश की अपन ने जानकारी ली कि बारिश ज्यादा आई, बट बारिश ज्यादा ही होना क्या हैदराबाद के लिए बाढ़ आने की वजह है? नहीं। यहां पर एक और प्रॉब्लम हैदराबाद के साथ यह है कि हैदराबाद की जो लोकेशन है गाइस, यहां पर अगर आप देखेंगे तो उसके वेस्टर्न एज में आपको गोदावरी रिवर बेसिन नजर आएगी और इसके ईस्टर्न साइड में आपको कृष्णा रिवर बेसिन नजर आएगी। अब मैं आपको इसका मैप भी दिखाता हूं बेटर क्लियरिटी के लिए। ये हैदराबाद सिटी आपको दिखाई दे रही है यहां पर, राइट। इसके आप देखो, ये नीचे साइड देखोगे आप तो ये कृष्णा रिवर देखने को मिलेगा, और हैदराबाद के ऊपर साइड आप देखोगे तो आपको गोदावरी बेसिन जो है वो पूरी नजर आएगी, देखने को मिलेगी। ये गोदावरी बेसिन है और ये कृष्णा वाली हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसके पास, हैदराबाद के पास जो है, दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड ही हैदराबाद के हम लोग को देखने को मिल रहा है कि रिवर का बेसिन है। तो ऑलरेडी बहुत सारा पानी यहां पर है ही, मौजूद है ही। अब यहां पर जब बारिश होती है तो रिवर का पानी जब एकदम इंक्रीज होता है तो भी एक बर्डन क्रिएट कर देता है, और दूसरा बर्डन तो हैदराबाद के अंदर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वो भी एक दूसरा बर्डन है जिसके बारे में भी आगे चल के चर्चा करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, हैदराबाद के अंदर प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुई हैं बारिश आने के कारण, वो ये है कि एक तो यहां पर रिवर का बेसिन हम लोग को देखने को मिलता है, एक नहीं वो भी दो, राइट, जो कि और सिचुएशन को वर्स्ट कर देता है, क्योंकि रिवर का पानी भी तो इंक्रीज हो रहा है ना। रिवर का पानी इंक्रीज हो रहा है तो आउटफ्लो होगा, राइट। अब आउटफ्लो होगा तो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, दूसरी वजह यहां पर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है हैदराबाद के अंदर, राइट। तो ये दो वजह है, एक तो रिवर बेसिन का होना और दूसरा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम यहां पर अवेलेबल नहीं है, राइट। तो उस पर भी अभी चर्चा करते हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, कृष्णा और गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरीज नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए कि कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की और कृष्णा की। और हैदराबाद जो है गाइस, ये अच्छा एक और तीसरा कारण, हैदराबाद जो है वो डेक्कन रीजन पर हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर ड्रेनेज पैटर्न जो है वो सही नहीं है। यहां पर एक सिंगल डायरेक्शन पे पानी जो है वो नहीं बहता, पानी जो है वो हर जगह पर हम लोग को देखने को मिलता है कि हर जगह पर, यानी कि एक फ्लो नहीं है पानी का, यानी कि ढलान जो है वो सिर्फ एक तरफ नहीं है, हर जगह हम लोग को ढलान देखने को मिल जाती है, जिसके कारण से सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है। अब यहां पर बात हो रही है ड्रेनेज पैटर्न की, तो आपको ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। ड्रेनेज पैटर्न कौन से होते हैं, तो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ये देखो, डेंड्रिटिक पैटर्न एक हम लोग को देखने को मिलता है इस प्रकार का, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, ये वाला इस टाइप का जो पैटर्न होता है वो डेंड्रिटिक पैटर्न हम लोग को देखने को मिलता है। रेक्टेंगुलर पैटर्न इस प्रकार का पैटर्न होता है, इमेज देखो आप, राइट। इसके अलावा रेडियल पैटर्न ये वाला, और अपना जो पैटर्न जो डेक्कन के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है वो इस तरीके का है, रेडियल टाइप का, जहां पर ऐसी सिचुएशन नजर आती है कि एक फ्लो पर ही, यानी कि एक ही साइड पर फ्लो नहीं करता है वाटर जो है वो हर तरफ जो है वो फ्लो करता है। तो ये रेडियल पैटर्न हम लोग को कहां का देखने को मिल रहा है, हैदराबाद का। तो ये पैटर्न से रिलेटेड आपको चीजें भी पता होनी चाहिए, जैसे कि ये है ट्रेवलिस पैटर्न हम लोग को ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका भी एक आइडिया होना चाहिए, एनसीईआरटी की बेसिक चीजें हैं जो एनसीईआरटी में अवेलेबल है। तो ये मल्टीपल डायरेक्शन में जो है वो पानी फ्लो करता है, तो इसलिए पानी को कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि हर जगह फ्लो कर रहा है तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होगा तभी कंट्रोल किया जा पाएगा, और प्रॉपर अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो फिर सिचुएशन जो है वो हैवॉक हो जाएगी, काफी खतरनाक हम लोग को देखने को मिलेगी, जो कि अभी हुई है, राइट। अब क्या पहले पास्ट में क्या हैदराबाद के अंदर कुछ एफर्ट्स, कुछ प्रयास जो है वो लगाए गए थे क्या बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए? तो हाँ, किया गया था। 1908 में बहुत बुरी स्थिति हुई थी, क्लाउड बर्स्ट की हम लोग को देखने को मिली थी, बादल फटा था, जैसे उत्तराखंड में भी कुछ समय पहले नहीं देखने को मिला था, वैसी स्थिति हैदराबाद के अंदर हो गई थी। और फिर यहां पर बाढ़ आई थी, और बाढ़ के कारण 15,000 लोगों की मौत हो गई थी,
और यानी कि ये मोटा मोटा एक मतलब वो है फिगर। बाकी जो डेटा जो होता है उससे कई ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है कि स्थिति खराब रहती है। उसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि डेटा में जो चीज रिकॉर्ड होती है वो बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं होती, उससे आप कई ज्यादा ही मान के चलो। और ये तो पीरियड था 1908 का, तो इस समय तो इतना अच्छा मैकेनिज्म भी नहीं था रिकॉर्ड करने का। तो 15,000 लोगों की जान चली गई और 80,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे बाढ़ के कारण। तो ये स्थिति हम लोग को उस समय देखने को मिली थी। और उस समय फिर सर विश्वेश्वराय जी जो है उनकी एक कमेटी बैठाई गई थी और उसने पूरे स्टडी करी और सजेशन वगैरह दिए कि क्या करना चाहिए फ्लड्स के इंपैक्ट को मैनेज करने के लिए हैदराबाद के अंदर। तो उसके बाद फिर यहाँ पर उन्हीं के सजेशन के आधार पर 2 रिजर्वायर, 2 जलाशय जो है वो यहाँ पर सेटअप किए गए, ओस्मान सागर और हिमायत सागर। क्वेश्चन कैन कम, ओस्मान सागर हिमायत सागर कहां पर है, याद रखिएगा हैदराबाद में। और मॉडर्न सिस्टम ड्रेनेज जो है गाइस उसको भी बनाने पर फोकस किया गया। बट यहां पर किन किन चीजों पर फोकस नहीं किया गया, देखो यहां पर कुछ ऐसे एरियाज थे रिवर कैचमेंट के, यानी कि जहां पर नदी का बेसिन हम लोग को, रिवर का, गोदावरी और कृष्णा रिवर का जो बेसिन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो उस जगह पर काफी सारे लोगों ने इलीगली उस जगह को ऑक्यूपाई किया होता, अवैध रूप से कब्जा कर लिया था उस जगह पर। अब कब्जा करने के बाद हम लोग को क्या देखने को मिला, यानी कि जिस जगह पर बिल्कुल स्मूथ फ्लो होना चाहिए पानी का, उस जगह पर कब्जा हो गया। जैसे कि ये वॉल में मान लेकर, ये दीवार में मान के चलता हूं, ये नदी का पानी यहां पे बह रहा है, अब मैंने यहां पर एक दीवार क्रिएट कर दी और ऐसी करके एक बस्ती वगैरह यहां पर बन गई। अब पानी जब आएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि बस्ती के कारण पानी जो होगा वो डाइवर्ट होगा, राइट। और क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कि यहां पर पानी जो है वो इकट्ठा होता है और एक टाइम के बाद फिर वो फट जाए, राइट। और उसके बाद फिर एकदम से पानी का बर्स्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि एकदम तेजी से फ्लो आए पानी का। तो ऐसे इलीगल कुछ एरियाज थे, यानी कि इलीगली कुछ लोगों ने, अवैध रूप से कुछ लोगों ने कुछ एरियाज को जो है वो उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, जिस एरिया पर स्मूथ फ्लो की रिक्वायरमेंट थी पानी के, राइट। तो ये भी एक वजह थी जिसको ध्यान में नहीं रखा गया। और साथ ही साथ एकदम से हैदराबाद के अंदर कंस्ट्रक्शंस वगैरह हो रहे थे और बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के ये रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शंस वगैरह हम लोग को इस प्रकार के देखने को मिले। हैदराबाद में बिल्डिंग्स वगैरह बनना शुरू हो गई और उस पर जो है वो ये ध्यान में नहीं रखा गया कि हैदराबाद एक ऐसी लोकेशन पर हम लोग को देखने को मिल रहा है जहां पर 2 नदियों के बेसिन है, राइट। और ऊपर से वर्षा यहां पर इस क्षेत्र पर हो रही है लगातार। तो इन सब चीजों के ऊपर प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई और उसी के चलते ये सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रही है। अब देखो यहां पर सिर्फ नालियों को जो है, नालास को जो है उसको सिर्फ ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि नालास जो है, जो नाली वगैरह नहीं होती जिससे कि पानी जो है वो फ्लो करके चला जाता है, तो सिर्फ उस पर ध्यान नहीं देना है, बाकी इसके अलावा पूरी सिटी के ऊपर इंक्रोचमेंट के ऊपर भी ध्यान देना है। यानी कि काफी सारे लोग जो अतिक्रमण कर लेते हैं, कब्जा करके रख लेते हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देना है कि कुछ ऐसे एरियाज हॉटस्पॉट हैं जहां पर रिवर के फ्लो की आवश्यकता है या फिर वहां से पानी के फ्लो की आवश्यकता है, वहां से पानी निकलना चाहिए, राइट। तो उन एरिया को आइडेंटिफाई करके वहां पर जो भी इंक्रोचमेंट हुआ है उसको हटाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव और इकोलॉजिकल बॉडी जो है गाइस उसको सेटअप करने की आवश्यकता है, जैसे कि लेक्स और पार्क अथॉरिटीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये बॉडी जो है वो सेटअप की जाए जो कि पूरी तरह से मॉनिटर करे। एक तो पहली चीज की कहां पर ये इलीगल इंक्रोचमेंट्स वगैरह, ये अवैध अतिक्रमण वगैरह हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो उनको वहां से हटाया जाए। प्रॉपर प्लानिंग की जाए कि जो ड्रेनेज सिस्टम जो है, यानी कि नदी का जो पूरा फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए, रुकावट उसमें नहीं आनी चाहिए। सेकेंडली अगर बारिश होती है तो उसके लिए भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो है, जैसे कि नाले वगैरह जो है वो भी क्लियर करके रखना है, राइट। और साथ ही साथ ना ही सिर्फ नाले, ग्राउंड वाटर के ऊपर भी फोकस करना है। कुछ कुछ ऐसे एरिया होते हैं जिनको खाली छोड़ना है जिससे कि उस जगह पर पानी आके कलेक्ट हो और वो जमीन के नीचे जो है वो पानी चला जाए, तो ग्राउंड वाटर उससे जो है वो रिफिल हो जाए ग्राउंड वाटर का, राइट। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना है। और ये सब जो बॉडीज होंगी वो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर और भी काफी सारे डिपार्टमेंट्स, रेवेन्यू, इरिगेशन, रोड एंड बिल्डिंग्स, तो इन डिपार्टमेंट्स में ऐसी कुछ बॉडीज होने की रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, अगर सिचुएशन को कंट्रोल करना है, टैकल करना है तो, राइट। और जो भी रिस्क की एरिया वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो ऐसे हॉटस्पॉट उनको बिल्कुल मतलब आइडेंटिफाई करना है। यानी कि ऐसे एरिया जहां पर एकदम ज्यादा पानी तुरंत भर जाता है, जैसे कि मैंने भी आपको स्टार्टिंग में वो ट्रक वाली फोटो दिखाई थी, राइट। तो अगर ऐसे एरिया कुछ हम लोग को देखने को मिलते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो देखनी है कि प्रॉब्लम्स कहां पर है, कौन सा मतलब कौन सा एक एरिया है जो कि चोक हो रहा है, जिसके कारण से ये पानी जो है वो मतलब ग्राउंड के अंदर नहीं जा पा रहा, या फिर पाइपलाइन के थ्रू ये पानी जो है वो नहीं फ्लो हो पा रहा है। तो उन सब चीजों को आइडेंटिफाई करना है, देखना है, राइट। स्पेशली ऐसे एरिया जहां पर इस प्रकार की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो जाती है। तो इन सब चीजों की आवश्यकता है, इन सब चीजों को अगर फुलफिल किया जाएगा तब जाकर सिचुएशन जो है वो टैकल हो पाएगी। तो बेटर टाउन प्लानिंग
हम लोग को करनी पड़ेगी। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो होना चाहिए वो इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलना चाहिए, जो कि रेगुलरली मॉनिटर करे इस प्रकार के अवैध अतिक्रमण को, क्योंकि अतिक्रमण एक बड़ी एक वजह हम लोग को देखने को मिलती है जहां पर जो पानी का जो फ्लो है जो स्मूथली जाना चाहिए उस पर रुकावट आ जाती है और उसी के कारण कई बार स्थिति काफी गंभीर हो जाती है, राइट। इसके अलावा ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए कुछ एरियाज वगैरह को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, वही चीज मैंने आपको बताई कि पानी जो है वो ग्राउंड के जमीन के नीचे जाना चाहिए, तो ऐसे कुछ एरियाज भी यहाँ पर डेवलप करना है, राइट। और साथ ही साथ ये जो पूरी जितनी भी एरियाज जो हम लोग को रिस्की वाले देखने को मिलते हैं ना, जहां पर सिचुएशन काफी गंभीर हो जाती है, पानी एकदम भर जाता है, तो उस एरिया को आइडेंटिफाई किया जाए जीआईएस, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी के थ्रू, राइट। तो उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने के बाद वहां पर देखा जाए कि क्या मतलब प्रॉब्लम्स है और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। हालांकि अभी महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव लेकर आई है, यानी कि एक रिकमेंडेशन दिया है जिसके चलते ये फ्लड लाइक सिचुएशन, क्योंकि आप जानते हैं जैसे महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें स्पेशली मुंबई की, तो आपने कई बार मुंबई की भी न्यूज देखी होगी कि वहां पर बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ की सिचुएशन को टैकल करने के लिए एक बहुत ही शानदार जो है वो मेजर सामने रखा है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर से अपन चर्चा करेंगे। तो अभी आज के ही लेक्चर में आपको ये टॉपिक मिलने वाला है, तो आपको इसी टॉपिक के अंदर जैसे कि जो सजेशन वगैरह होता है ना कि कैसे टैकल किया जा सकता है चीजों को, बाढ़ वगैरह को, तो वो सजेशन आप वो वाला भी ऐड करिएगा क्योंकि वो काफी इनोवेटिव सजेशन है और वो एक सस्टेनेबल सजेशन भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, उससे काफी फायदा होगा लॉन्ग टर्म में। चलो एनीवेज, अभी के लिए ये टॉपिक जो था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है, हैदराबाद से रिलेटेड और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपन ने देखे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और पेपर 1 से रिलेटेड से इतने ही टॉपिक्स थे, नाउ पेपर 2 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब गाइस 2017 के एक इवेंट के बारे में यहां पर इस न्यूज में बात हो रही है, काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो पहले मैं आपको ये पूरे टॉपिक का ओवरव्यू दे देता हूं, फिर थ्योरी अपन इसकी देख लेंगे, ठीक है। ये देखो आप, ये म्यांमार कंट्री आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये म्यांमार हमारी नेबरिंग कंट्री है। यहां पर इस कंट्री में आप यहां पर देखो ये डार्क वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया का क्या नाम है? रखाइन स्टेट। क्या नाम है? RAKHINESTATE, रखाइन स्टेट, कहीं पे लिख लो आप। इस क्षेत्र में रहती थी यहाँ की म्यांमार की माइनॉरिटी कम्युनिटी। म्यांमार में हम लोग को मेजॉरिटी में बुद्धिस्ट देखने को मिलते हैं और इस क्षेत्र में रहने वाली जो कम्युनिटी थी वो रोहिंग्यास मुस्लिम्स के नाम से जानी जाती थी और ये म्यांमार के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटी थी। अब बुद्धिस्ट लोग इनको पसंद नहीं करते थे, माइनॉरिटी कम्युनिटी को, रोहिंग्यास मुस्लिम को। तो हुआ ये 2017 में म्यांमार सरकार ने म्यांमार आर्मी को ऑर्डर किया कि म्यांमार आर्मी इस क्षेत्र पर जाए और इस क्षेत्र पर रहने वाले जितने भी रोहिंग्यास हैं उनको यहां से निकाल दिया जाए, और ना ही सिर्फ यहां से निकाला जाए, उनको पूरे म्यांमार के अंदर कहीं पर भी पनाह नहीं मिलनी चाहिए, यानी कि पूरे म्यांमार से जो है वो निकाल दिया जाए। तो फोर्सफुली एक कंट्री की खुद के सिटीजन को ही एक कंट्री ने निकाला फोर्सफुली, और ना ही सिर्फ निकाला, इतना शर्मनाक इवेंट हुआ था, इतना ब्रूटल एक्ट था, इंसेन था ये बिल्कुल, कि यहां की आर्मी ने मार दिया लोगों को, काफी सारे लोगों की मौत हुई और इवन महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। म्यांमार की आर्मी ने महिलाओं का रेप किया, इवन बच्चियों तक को नहीं छोड़ा। इतनी शर्मनाक हरकत जो है वो म्यांमार की तरफ से देखने को मिली और इसी इवेंट को लेकर पूरे दुनिया भर में म्यांमार को क्रिटिसाइज किया जाता है, राइट। इवन यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, इन्होंने रोहिंग्यास को जो डिफाइन किया है, एंटोनियो गुटेरेस ने ये डिफाइन किया है कि ये पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रताड़ित लोग हैं। रोहिंग्यास डिस्क्रिमिनेटेड पीपल है, पूरे दुनिया भर में भेदभावग्रस्त लोग ही हम लोग को देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा प्रताड़ित इनको किया गया है। और जब ये निकले, इनको फोर्सफुली जब भगाया गया, तो फिर कुछ लोग जो है वो इंडोनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की तरफ चले गए, कुछ लोग यूएई अरब कंट्रीज की तरफ चले गए, कुछ लोगों ने इंडिया बांग्लादेश की बाउंड्री पे, बॉर्डर पर पनाह ली, और कुछ लोग इंडिया के अंदर भी हम लोग को देखने को मिलते हैं कि रह रहे हैं वो, राइट, रोहिंग्यास मुस्लिम्स। तो ये चीज है। तो आपको क्या समझ में आया इस टॉपिक से? आपको जो क्लियर होना चाहिए जो चीज, वो ये होनी चाहिए कि म्यांमार के अंदर जो ये इशू था, ये इशू मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच के क्लैशेस का था, जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी ने माइनॉरिटी कम्युनिटी को सप्रेस करके भगा दिया यहां से, राइट। और ना ही सिर्फ भगाया, काफी ब्रूटल एक्ट ये हम लोग को देखने को मिला था। 2017 में इस जगह पर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के आसपास रोहिंग्यास थे। रोहिंग्यास की खुद की भाषा है गाइस, खुद के इनके कल्चर है और ये अरब ट्रेडर के वंश से बिलोंग करते हैं, राइट। तो एक थोड़ा सा आइडिया ये वाला भी आप लोग को इनका होना चाहिए। तो जो गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार है गाइस, ये 2014 से ही इसने प्लानिंग कर ली थी कि ये रोहिंग्यास मुस्लिम्स को यहां से निकाल फेंकेगी, क्योंकि 2014 के सेंसस में रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में मेंशन ही नहीं था। यानी कि इन्होंने इस सेंसस को निकालकर ये साबित कर दिया था कि ये रोहिंग्यास को अपना सिटीजन मानते ही नहीं है, रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, और इनको ये इलीगल इमिग्रेंट्स मानते थे बांग्लादेश के, राइट। और जो क्राइसिस जो हुआ था ये अगस्त 2017 को शुरू हुआ था। यहां पर म्यांमार की आर्मी घुसी रोहिंग्यास मुस्लिम
को इन्होंने जो है वो फोर्सफुली भगाया, यानी कि रखाइन स्टेट पे गई और जितने भी रोहिंग्या मुस्लिम थे वहां पर उनको जो है वो निकाल दिया, राइट। और काफी सारे लोग जो है वो समुद्र रूट के थ्रू जो है वो अलग अलग कंट्री चले गए, काफी सारे लोग लैंड रूट के थ्रू जो है वो जैसे कि इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर पर आकर पहुंच गए, और उनको हम लोगों ने, इंडिया ने और बांग्लादेश ने मिलकर इन लोगों को, रोहिंग्या मुस्लिम को वहां पर पनाह दी थी, असाइलम दिया था, राइट। इवन यूनाइटेड नेशन ने बाद में इस पूरे इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब किया टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ एथनिक क्लींजिंग। एथनिक क्लींजिंग यानी कि एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी को क्लीन कर दिया, भगा दिया, निकाल दिया वहां से। और जो आर्मी थी म्यांमार की गाइस, और म्यांमार जिसको पहले हम लोग बर्मा के नाम से जानते थे, तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने रोहिंग्या मिलिटेंट्स को भगाया है, इन्होंने सिविलियंस को जो है वो टारगेट नहीं किया। यानी कि इनका कहना यह था कि हम लोगों ने सिटीजन्स को हमारे नहीं निकाला है, यानी कि म्यांमार के सिटीजन को नहीं भगाया है, इन्होंने रोहिंग्या मिलिटेंट्स को भगाया है, यानी कि जो मिलिटेंट्स यहां पर मौजूद थे उनको यहां से भगाया है। और कंट्री के जो लीडर थे गाइस, ऑंग सैन सू की, जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, एक टाइम पे ह्यूमन राइट्स आइकन हुआ करते थे ये, और इन्होंने भी इस आरोप को डिनाई किया। यानी कि जो पूरी दुनिया जो कह रही है म्यांमार के ऊपर, कि म्यांमार के ऊपर जो आरोप लगा रही है कि म्यांमार ने जो ये एक्ट किया है वो काफी गलत एक्ट किया है, शर्मनाक एक्ट है ये, राइट, और सजा मिलनी चाहिए म्यांमार को इस एक्ट के चलते। तो इस चीज को भी इवन वहां के लीडर ने तक ने डिनाई कर दिया। और जैसा मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनली म्यांमार को क्रिटिसाइज भी खूब किया गया, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि म्यांमार मिलिट्री ने रेप किया और रोहिंग्या महिलाओं का और जो बच्चियों तक को नहीं छोड़ा, उनको प्रताड़ित किया। इवन एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा अगस्त 2018 में, इन्होंने भी आरोप लगाया म्यांमार मिलिट्री के ऊपर, जेनोसिडल इंसिडेंट्स कहा इसको, कि यानी कि मास लेवल पर लोगों की मौत हुई है, यानी कि मारा गया है लोगों को, मास लेवल पर भारी मात्रा में लोगों को मारा गया है, रेप्स किए गए हैं, राइट। इवन आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहां पर भी एक केस फाइल हुआ। एक छोटी सी कंट्री हम लोग को गाम्बिया नाम की देखने को मिलती है, एक छोटी सी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है ये। फटाक से खड़े हो जाओ और जल्दी से जाओ दीवार के सामने वर्ल्ड मैप पे और गैम्बिया पर फिंगर टच करके आओ। और अभी तक रेगुलर स्टूडेंट से बोल रहा हूं, अगर अभी तक आपने अपने स्टडी रूम के अंदर मैप नहीं रखा है तो यार गलत करो यार, मतलब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करो, ये आपकी बाद में बहुत काम आएगा। पता है मैप की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी आप फ्री बैठे हो, देख लिया मैप में कि अच्छा ये वाली न्यूज में पढ़ रहा हूँ, ये मैप में इसकी लोकेशन यहाँ पर है, राइट। तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी आपके समझ में नहीं आएगी, एग्जाम जिस दिन पेपर सामने आएगा ना उस दिन आपको लगेगा काश कर लिया होता, तो कर लो बिल्कुल जाकर गैम्बिया पे टच करना। और जो भी स्टूडेंट पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, आपके स्टडी रूम पर एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप होना चाहिए। चलो आगे की बात करें तो ये मेजोरिटी मुस्लिम मतलब मुस्लिम मेजोरिटी जो कंट्री है गैम्बिया, इसने एक केस फाइल कर दिया था आईसीजे के अंदर इसी इंसिडेंट्स को लेकर। तो उस समय आईसीजे ने तक भी यही कहा था कि मतलब इमरजेंसी मेजर जो है वो लिए जाने चाहिए म्यांमार मिलिट्री के अगेंस्ट, और इसको टटमडॉ के नाम से हम लोग को देखने को मिलता है, जाना गया, ठीक है। और इवन पता है ये भी हुआ था काफी बार, तो जो ह्यूमन राइट, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, तो उनको म्यांमार के अंदर म्यांमार सरकार अलाउ नहीं कर रही थी आने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ऐसी भी चीजें उस समय पर 2018 के पीरियड पे बहुत देखने को मिली थी। और आज की डेट में ये लोग कहां पर है गाइस, तो लगभग 8,60,000 रोहिंग्या जो है वो पूरे दुनिया भर में अलग अलग क्षेत्र पर जो है वो चले गए हैं, राइट। और काफी सारे लोग जो है वो सदर्न बांग्लादेश में रेफ्यूजी कैंप के तौर पर नजर आ रहे हैं, देखने को मिल रहा है। और बांग्लादेश की सरकार ने म्यांमार के साथ नेगोशिएट करने पर भी बात करी कि इन लोगों को जो है वो वापस बुला लो, राइट। इवन इंडिया ने भी कई बार म्यांमार के साथ चर्चा करी कि रोहिंग्यास को जो है वो वापस एंट्री दी जाए और पीसफुली जो है उनको रहने दिया जाए म्यांमार के अंदर, क्योंकि उनका होम टाउन है, राइट, मतलब घर है, उनकी कंट्री है, तो उनसे उनको ना निकाला जाए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह भी कहा कि अप्रोक्सीमेटली 40,000 रोहिंग्यास हमारी कंट्री में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, राइट। इसके अलावा एक और चीज आपको पता होनी चाहिए जो कि न्यूज में थी, मैप से ही रिलेटेड, ये भशन चार आइलैंड हम लोग को ये देखने को मिलता है, ये वाला एरिया भशन चार आइलैंड। इस एरिया की लोकेशन आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि ये भशन चार आइलैंड कहां पर है, तो आपको ये लोकेशन पता होनी चाहिए। अभी क्या किया था, बांग्लादेश ने रोहिंग्यास को यहां पर रखवा दिया था और अभी भी यहीं पर ही है। और फिर अगेन जो है वो क्रिटिसाइज किया गया बांग्लादेश को कि रोहिंग्यास को यहां पर रखवाने के लिए, क्योंकि ये जो आइलैंड है ना ये पानी के नीचे चले जाता है, जैसे ही सी वाटर राइज होता है या जो भी मतलब स्थिति थोड़ी सी भी खराब होती है समुद्र में, तो ये आइलैंड पानी के नीचे चला जाता है। तो ये काफी रिस्की आइलैंड है और इस रिस्की आइलैंड में बांग्लादेश ने इनको रोहिंग्या मुस्लिम को जो है वो ठहराया हुआ है। तो इसको लेकर भी बांग्लादेश को भी क्रिटिसाइज किया था इंटरनेशनली, मतलब हम लोग को देखने को मिला इंटरनेशनल फोरम वगैरह में, राइट। तो इसकी लोकेशन बस आप थोड़ी सी याद रखो इसके बारे में, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। अच्छा, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बाढ़ के बारे में बात करी और मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र सरकार जो है, यानी कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जो है, उन्होंने सजेशन दिया है कि स्टेट वाटर ग्रिड जो है वो तैयार किया जाए महाराष्ट्र के अंदर, जिसके चलते महाराष्ट्र के अंदर जो बाढ़ की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके,
राइट, यानी कि हम लोग सिचुएशन को जो है वो रिजॉल्व कर सके। आपको पता होगा मुंबई के बारे में आपने न्यूज देखी होगी कई बार कि पूरा भरा रहता है, थोड़ी सी भी मुंबई में ज्यादा बारिश क्या हो गई कि मुंबई पूरा भरने लगता है पानी से, राइट। तो इन्होंने क्या आउटकम दिए हैं, यानी कि क्या इन्होंने सजेशन दिए हैं, ये आप थोड़ा सा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, ठीक है। यहां पर कहा कि एक स्टेट वाटर ग्रिड जो है वो तैयार किया जाए, और ये नेशनल पावर ग्रिड और हाईवे ग्रिड के लाइंस पर भी उसी उसी जैसा वो तैयार किया है हाईवे ग्रिड्स और पावर ग्रिड, तो वैसे ही जो है वो स्टेट वाटर ग्रिड होना चाहिए। आइडिया ये था कि जो बाढ़ वाला जो पानी है उसको हम लोग जो है वो दूसरे रिवर बेसिन में ट्रांसफर कर सकें, ऐसे एरिया में भेज सकें जहां पर सूखा पड़ा हुआ है, राइट। और जिस भी क्षेत्र पर पानी की कमी है उस कमी को इस ग्रिड से जो है वो पूरा किया जा सके। अब पूरी पिक्चर क्या है इसको समझो आप। जैसे कि यहां पर इस क्षेत्र पर बाढ़ आई, ठीक है, पानी भरना शुरू हुआ, एक ऐसी पाइपलाइन होनी चाहिए या मल्टीपल पाइपलाइन इस प्रकार की अलग अलग जगह में होनी चाहिए, जो कि जब भी कहीं पर किसी क्षेत्र पर पानी भरता है, बाढ़ वाली सिचुएशन डेवलप होती है, तो इस पाइपलाइन से पानी जो है वो ऐसे क्षेत्र में चला जाए जहां पर पानी की समस्या है, जहां पर सूखा पड़ा रहता है। तो इससे क्या होगा, इससे जिस एरिया पर सूखा ड्रॉट वाली सिचुएशन हम लोग को देखने को मिलती है उस एरिया पे पानी मिल जाएगा और एग्रीकल्चर एनहेंस होगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर पानी मिलेगा ना, ये जमीन जो होगी वो अच्छी होगी, जमीन की फर्टिलिटी हम लोग को देखने को मिलेगी, इरिगेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसानों को पानी मिलेगा, किसानों को पर्याप्त, है ना। तो इस प्रकार से डाइवर्ट करने की बात की गई कि ये जो इन्होंने बोला कि जो स्टेट वाटर ग्रिड जो होना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर वो ऐसा होना चाहिए कि जहां जहां पर पानी की जब बाढ़ आने की संभावना होती है वहां पर पाइपलाइंस वगैरह क्रिएट की जाए, और वो पाइपलाइंस आनी चाहिए ऐसे क्षेत्रों पर जहां पर सूखा पड़ा हुआ था। तो कितना अच्छा इनिशिएटिव है ये। तो ये वाली चीज भी आप लिखेंगे कि अगर बाढ़ को कंट्रोल करना है तो आप इस प्रकार का ग्रिड भी बना सकते हो, जिससे कि बाढ़ की प्रॉब्लम जो है वो ना ही सिर्फ कंट्रोल हो सके, उसके अलावा उस बाढ़ से फायदा मिल सके। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने जो डेंजरस सिचुएशन जो है उसको फ्रूटफुल बनाने के लिए एक सजेशन जो है वो यहां पर लेकर आए। तो इस चीज को आप पता है मेंस में लिखेंगे ना तो मजा आ जाएगा एग्जाम में जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि हाँ यार आप ना ही सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात कर रहे हो, बल्कि आपका फोकस ये भी है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ जो प्रॉब्लम जो है उसको कन्वर्ट कर सको आप फ्रूटफुल एक्टिविटी में, प्रोडक्टिविटी में, राइट। तो इन्होंने यही तो किया, यहां पर प्रॉब्लम दिख रही है बाढ़, बट हम लोग ये भी देख रहे हैं ना कि यार काफी सारी ऐसी जगह जहां पर पानी की समस्या होती है, राइट, और यहां पर एक्सेसिव वाटर है, तो इस एक्सेसिव वाटर को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, इस तरफ ले आया जाए, राइट। तो ये एक बढ़िया चीज है, इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। इसके साथ साथ एक और मेरा एक सजेशन जिसको आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि ये पाइपलाइंस वगैरह हम लोग को देखने को दी जा रही है, ठीक है। अब कुछ ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए जिसके चलते जो डैम्स वगैरह में हम लोग नहीं देखते कि पानी को ऊपर से नीचे जो है वो गिराया जाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो इस प्रकार से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी हम लोग जनरेट कर सकेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकेगी। तो ये वाले सजेशन आप नोट डाउन कर लोगे, पर ये यहाँ पे लिखा नहीं है, अभी जस्ट पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा कि आपको इस प्रकार का सजेशन भी बता दूं। तो ये ऐसी चीज जब आप अपने आंसर में रिकॉर्ड करोगे तो मजा आ जाएगा आपके आंसर, यानी कि औरों से बहुत ही अलग दिखाई देगा। इसके फायदे क्या क्या होंगे, सरकार को ये मदद करेगी कि जिस क्षेत्र पर पानी की समस्या है उस क्षेत्र पर पानी आ सकेगा, फ्लड के क्राइसिस यानी कि बाढ़ की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा एरिया के अंदर इरिगेशन जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी काफी सारे ऐसे एरिया है जहां पर पानी नहीं आता था, पानी की समस्या थी, तो वहां पर इरिगेशन वगैरह हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। किसानों को फिर प्रॉब्लम्स नहीं होगी, किसान के सुसाइड के रेट्स वगैरह भी जो है वो कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, राइट। साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि खेती वगैरह होने लगेगी ना काफी सारे रीजन पर, काफी सारी जगहों पर, तो रूरल इकोनॉमी और अल्टीमेटली नेशनल इकोनॉमी जो है वो एनहांस होगी, बढ़ जाएगी, राइट। इसके अलावा जो फ्लड का जो पानी है उसको हम लोग डाइवर्ट कर देंगे और फिशिंग और दूसरे बिजनेस भी जो है वो हम लोग को देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये ग्रिड जब बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और इसको मैनेज करने में काफी सारे लोगों को जॉब्स भी ऑफर होगी, मिलेगी काफी सारे लोगों को जॉब्स, तो ये एम्प्लॉयमेंट भी इससे इस प्रोजेक्ट से जनरेट हो पाएगी, है ना। इसके अलावा इस प्रकार के मेजर्स इसलिए हम लोग को लेने चाहिए क्योंकि फ्लड की प्रॉब्लम आज की डेट में काफी सीरियस प्रॉब्लम के तौर पर हम लोग को देखने को मिल रही है काफी सारी जगह में। इवन अगर आप इसी साल की बात करो और पिछले साल की भी बात करो तो आपको काफी सारे एरियाज में, जैसे कि बिहार में हम लोग को फ्लड देखने को मिलता है, हम लोग को यहाँ पर कर्नाटका में फ्लड वाली सिचुएशन देखने को मिली थी, और अभी हैदराबाद में लेटेस्ट हम लोग को देखने को मिली है, महाराष्ट्र में देखने को मिलती रहती है। तो ऐसी हमारी कंट्री में काफी सारी जगहों पर जो है वो बाढ़ की सिचुएशन जो है वो डेवलप होती है और ये काफी सीरियस हो जाती है, वहां पे उस एरिया पर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देती है। अभी अपन ने देखा कि गाड़ियों में कितना पानी भरा हुआ था, यानी कि वो ट्रक जो था वो आधा भरा हुआ था पूरा, तो आप देखो कितनी गंभीर स्थिति, कितना नुकसान जो है वो हो जाता है, राइट। तो इनसे बचना है तो हम लोग इसका ना ही सिर्फ सोल्यूशन निकाल रहे हैं, बल्कि हम लोग इस प्रॉब्लम को प्रोडक्टिव
की तरफ जो है वो लेकर जा सकते हैं इस इनिशिएटिव के लिए। बहुत ही शानदार चीज मुझे लगी। आपको कैसी लगी ये वाला मतलब जो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उनका सजेशन आपको कैसा लगा बताइए। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा ये वाला सजेशन कि डेफिनेटली ऐसा सजेशन जो है वो अप्लाई करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए, है ना। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब इस न्यूज की बात करें गाइस तो एक रिपोर्ट है यहां पर सामने, हालांकि रिपोर्ट काम की बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए इस प्रकार की रिपोर्ट के बारे में भी। कोविड-19 इंडिया नेशनल सुपर मॉडल रिपोर्ट का नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये 7 मेंबर की एक एक्सपर्ट पैनल थी, फ्यूचर कोर्स ऑफ पैंडेमिक के ऊपर बेस्ड देखने को मिली थी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो इस पैनल की रिपोर्ट इसने सबमिट करी है, यानी कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया कि सितंबर के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम केसेस हम लोग को कोरोना वायरस के देखने को मिले थे, और आने वाले समय में फरवरी तक केसेस जो है वो कम हो जाएंगे, यानी कि फरवरी 2021 तक अब केसेस में गिरावट देखने को मिलेगी। इन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर जो टॉप पर जो केसेस नजर आएंगे वो 106 लाख सिम्टोमेटिक इंफेक्शंस देखने को मिलेंगे मैक्सिमम लेवल पर अगले साल तक, और कम से कम यानी कि 50,000 से भी कम एक्टिव केसेस जो है वो दिसंबर में हम लोग को देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर इनका कहना है कि अब कोरोना वायरस के केसेस जो है उसमें गिरावट जो है वो नजर आ रही है। इन्होंने कहा है कि शटडाउन या लॉकडाउन तभी इंपोज करना चाहिए सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब उस क्षेत्र पर, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर हेल्थ केयर कैपेसिटी में कमी होती है, तो यानी कि वहां पर हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स प्रॉपर नहीं है, अगर वहां पर हॉस्पिटल्स में बेड्स वगैरह की कमी हो रही है, वहां पर डॉक्टर्स वगैरह या हेल्थ केयर वर्कर्स वगैरह की कमी हो रही है, तो ऐसी जब स्थिति आती है तभी जो है वो शटडाउन या लॉकडाउन इंपोज करना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमारी कंट्री के अंदर 30% यानी कि हमारी कंट्री वायरस से ग्रस्त हो गई है। मतलब मोटे मोटे तौर पर आप ये कह सकते हो कि हर 10 में से 3 लोग जो है वो वायरस के एक्सपोज में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट। इसके अलावा यहां पर यह कहा गया कि अगर इंडिया के अंदर लॉकडाउन नहीं लगाया होता अप्रैल और मई के समय पर, तो उस समय स्थिति काफी गंभीर हो जाती। 40 से लेकर 147 लाख केसेस जून में देखने को मिलते, बट हम लोगों ने लॉकडाउन इंपोज किया था, तो इसलिए जुलाई में 30 से 40 लाख के आसपास ही केसेस नजर आए, देखने को मिले। तो बस सिंपल सी बात इन्होंने ये बताई। इसका अगर हम लोग कंक्लूजन निकालें तो ये मान के चलो कि इनका कहना है कि आने वाले समय में कोरोना वायरस के केसेस कम होंगे और लॉकडाउन वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन तभी इंपोज करो जब वहां पर उस क्षेत्र पर हेल्थ केयर कैपेसिटी जो है उसमें अगर कमी आती है तभी करना है, ठीक है, सिंपल सी चीज। अब इस न्यूज की बात करें गाइस तो बताया जा रहा है कि चाइना एक नया लॉ लेकर आई है, पास कर दिया इसने एक नए कानून को, जिसके तहत ये रेस्ट्रिक्ट कर रही है सेंसिटिव एक्सपोर्ट्स को, और ये नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के आधार पर कर रही है। इसका जो ये कानून है ये 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा। कानून के ओवरव्यू की अगर हम लोग बात करें तो अलाउ किया जा रहा है चाइना को कि चाइना जो है वो रेसिप्रोकल मेजर्स एक्शन जो है वो ले सकती है ऐसी कंट्री के अगेंस्ट जो कंट्री एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को अब्यूज करती है, वॉयलेट करती है, राइट। इसके अलावा चाइनीज अथॉरिटीज जो है ये समय समय पर इस प्रकार की लिस्ट जो है वो मतलब मेंशन करेंगी, बताएंगी कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, कौन से पर नहीं। तो ये अपनी ऐसी लिस्ट जो है वो समय समय पर रिलीज करेंगी। इवन जो भी एमएनसीज वगैरह, फॉरेन इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स या कंपनीज वगैरह जो चाइना के अंदर है, तो वो भी कंपनी अगर इस पर्टिकुलर कानून को इसके वॉयलेट करती है, उल्लंघन करती है इस कानून का, तो उन कंपनी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो मैंने भी आपको बताया ये पूरी चीज थी न्यूज में, बट ये एक्चुअली में है क्या, तो उसके बारे में आई नो कि आप में से काफी सारे लोग समझे नहीं होंगे कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो यहां पर इस जगह पर कहीं पर भी नाम यूएसए का नहीं है, है ना, बट चाइना ने सिर्फ और सिर्फ यूएसए को टारगेट किया है। अब ये क्यों किया है तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं हम लोग, पास्ट में चलते हैं। आपको याद भी आ रहा होगा, अगर आप मुझे काफी समय से फॉलो कर रहे हो, तो हम लोगों ने ट्रेड वॉर के बारे में कई बार डिस्कस किया है। ट्रेड वॉर का जो टॉपिक था ये 2017 के एंड से ही शुरू हो गया था। चाइना और यूएसए के बीच में ट्रेड वॉर हुआ था। ट्रेड वॉर में क्या होता था, तो यूएसए ने क्या किया था गाइस कि चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया था, एनहांस कर दिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि कस्टम ड्यूटीज तो आप समझते होंगे कि कोई भी मतलब जो प्रोडक्ट है जो किसी कंट्री के अंदर जब एंटर होता है तो उस प्रोडक्ट को एंटर करने के लिए कुछ टैक्सेस वगैरह, ड्यूटीज वगैरह जो है वो पे करनी होती है, राइट। तो अब जब कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी महंगे होते हैं। इंडिया के अंदर जो भी बाहर से प्रोडक्ट आता है वो काफी महंगा होता है, काफी कॉस्टली होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती हैं। तो वैसे ही हुआ कि चाइना से प्रोडक्ट आ रहा था, जैसे ही चाइना से प्रोडक्ट यूएसए में एंटर हुआ तो उस प्रोडक्ट को अब जो है वो ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो पे करनी होगी यूएसए के अंदर आने के लिए। और अब एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोडक्ट जो यूएसए के अंदर एंटर होगा
वो कॉस्टली हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और अगर प्रोडक्ट महंगा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर यूएसए के जो सिटीजन है वो इस प्रोडक्ट को फिर परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट महंगा हो चुका है। वो ऑल्टरनेटिव तौर की तरफ जाएंगे, राइट, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को चूज करेंगे। तो ये वाली चीज हुई। और सेम ऐसे ही किया चाइना ने कि यूएसए से जो भी प्रोडक्ट चाइना के अंदर एंटर होता है उसने उन प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया था, राइट, जिससे कि यूएसए के प्रोडक्ट भी जो है वो चाइना के अंदर बिके ना, और मतलब चाइना के प्रोडक्ट्स यूएसए के अंदर बिके ना। बट पिक्चर सिर्फ इतनी छोटी सी नहीं है। इन दोनों कंट्री की इस हरकत के कारण पूरे दुनिया भर को बहुत नुकसान हुआ। कैसे नुकसान हुआ गाइस, तो इसको भी समझो आप, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट समझना जरूरी है। क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के ट्रेड वॉर के कारण पूरी दुनिया जो है वो परेशान देखने को मिल रही है। अब वो कैसे मिल रही है, तो देखो यूएसए के अंदर जैसे मैं मान लेता हूं चाइना से एक लकड़ी आ रही है, ठीक है, एक लकड़ी जो है वुड का लॉग जो है वो चाइना से भेजा जा रहा है और यूएसए के अंदर इसको इंपोर्ट किया जा रहा है। अब यूएसए ने इस लकड़ी के लॉग के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी, राइट। पहले जो है ये लकड़ी मैं मान लेता हूं 100 रुपए की मिलती थी, आज की रेट में ये लकड़ी 110 रुपए की मिल रही है, यानी कि 10 रुपए महंगी हो गई है। अब जब ये लकड़ी यहां पर एंटर हुई तो ये रॉ मटेरियल महंगा है, और इस लकड़ी से जो है वो यहां पर बनाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, टेबल को, राइट। लकड़ी से टेबल बनाए जाते हैं यूएसए के अंदर। मैं मान लेता हूं कि यूएसए जो है वो इस लकड़ी से टेबल बनाती है, स्टडी टेबल। अब जब ये लकड़ी महंगी होगी तो ये स्टडी टेबल भी महंगा हो जाएगा। फिनिश्ड गुड है ना, अगर रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है तो फिनिश्ड गुड भी महंगा होगा। अब ये जो टेबल है जो यूएसए ने बनाकर मतलब इस टेबल की जो मैन्युफैक्चरिंग करी है, तो ये पूरे दुनिया भर में इस टेबल को एक्सपोर्ट करती है। अब पूरे दुनिया भर में जब ये टेबल एक्सपोर्ट होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि पूरे दुनिया भर के जो लोग हैं जो इंपोर्ट कराते हैं, जो कंट्रीज जो इंपोर्ट कराती है इस टेबल को, उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे इस टेबल को इंपोर्ट कराने के लिए, एज कंपेयर टू बिफोर ट्रेड वॉर। की ट्रेड वॉर से पहले जो थे वो इतने पैसे नहीं देने पड़ते थे। तो हमने क्या देखा, दो कंट्रीज के बीच का जो इशू था उसके कारण रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी परेशानी में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो ये था पूरी ओवरऑल कंसेप्ट जिसको आपको क्लियर करना है कि दो कंट्रीज के बीच में, स्पेशली जो बड़ी कंट्री जैसे यूएसए और चाइना, काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना से यूएसए के अंदर एंटर होते हैं, जिसको यूएसए जो है वो तैयार करती है, फाइनल गुड बनाती है, यानी कि काफी सारा रॉ मटेरियल यूएसए से चाइना के पास जाता है, और ऐसे ही सेम काफी सारा रॉ मटेरियल चाइना से यूएसए आता है। तो ये वाली चीज है। तो अभी चाइना ने ये जो नया कानून लेकर आया उसमें इन्होंने क्या बोला, ये वाली चीज आपको समझना जरूरी है। रेसिप्रोकल मेजर्स अगेंस्ट कंट्री दैट अब्यूज एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। अभी क्या किया यूएसए ने, एक्सपोर्ट कंट्रोल जो है उसको वॉयलेट कर रही है, राइट। यानी कि एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री में माल एक्सपोर्ट करती है तो इसने क्या किया, यूएसए ने बैरियर क्रिएट कर दिया चाइना के प्रोडक्ट्स के लिए। तो अब इनका कहना यह कि कोई भी कंट्री इस प्रकार का, स्पेशली इसने यूएसए को टारगेट किया कि यूएसए अगर बैरियर क्रिएट करेगी चाइना के लिए तो चाइना क्या करेगी, काफी सारे ऐसे सेंसिटिव एक्सपोर्ट्स हैं वो उस कंट्री के लिए रेस्ट्रिक्ट कर देगी। गाइज आपको पता है ऑलरेडी कि चाइना एक टेक्नोलॉजी जाइंट है, काफी सारी टेक्नोलॉजीज चाइना से निकलती हैं, हम लोग को देखने को मिलती है, वहीं पर ही टेक्नोलॉजीज बनती है चाइना के अंदर काफी सारी, और ऐसी टेक्नोलॉजी लेती है यूएसए। यूएसए ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो इंपोर्ट कराती है चाइना से। अब चाइना क्या खेल खेल रहा है, इस कानून को सामने रखकर चाइना जो है वो बोलेगा यूएसए को कि आप जो है वो मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर से जो ड्यूटीज आपने बढ़ाई हैं वो ड्यूटीज को नॉर्मल कर दो, मैं आपको फिर ये मतलब जो भी आपको सर्विस चाहिए मैं वो ऑफर करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। तो यानी कि इसने एक कानून बनाकर यूएसए के लिए एक परेशानी ये क्रिएट कर दी है कि जो जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है यूएसए को, वो अब यूएसए को चाइना से नहीं मिलेंगी। अब चाइना इसी प्रकार का खेल खेलेगा कि ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जिसको जो कि बहुत ज्यादा जिसकी रिक्वायरमेंट होती है यूएसए के अंदर, राइट, यानी कि उससे यूएसए के काफी सारे बिजनेसेस चलते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को या ऐसी ही सर्विस को जो है वो चाइना यूएसए को नहीं देगा, इस कानून को सामने रखते हो। तो ये है मेन चीज। और ऐसे प्रोडक्ट्स कौन से होंगे तो उसका पूरा फैसला लेने वाला चाइना ही है। चाइना ही डिसाइड करेगा कि ये लिस्ट के अंदर कौन से आइटम्स होने वाले हैं, और समय समय पर ऐसी लिस्ट जो है ये रिलीज करेगा। तो ये है पूरी चीज जिसके बारे में एक अच्छा आइडिया आपको होना चाहिए। और चाइना, और यही चीज जो मैंने भी आपको समझाई वो यहीं पर समझाई कि चाइना और यूएसए के रिलेशनशिप हम लोग को उतने अच्छे नहीं देखने को मिल रहे हैं, राइट। और दोनों ये टैरिफ्स की जो मैंने आपको बात करी थी कस्टम ड्यूटीज की, कि दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर कस्टम ड्यूटीज जो है वो इंपोज कर दी है। इवन बैन्स और सैंक्शंस हम लोग को चाइनीज टेक फर्म्स के ऊपर देखने को मिला है यूएसए की तरफ से। यूएसए ने जो है वो कई सारे प्लेटफॉर्म्स और कई सारी कंपनीज चाइना की, जैसे कि टिकटॉक हो गई, वीचैट हो गई, हुआवे हो गई, और चिप मेकर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, तो ऐसी कुछ कंपनीज हैं और कुछ प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं चाइना के, उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो करी है यूएसए ने।
कई बार हमने देखा इस प्रकार की चीजें कि यूएसए ने उनके ऊपर जो है वो एक्शंस वगैरह लिए हैं, सैंक्शंस वगैरह इंपोज कर दिए हैं। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए चाइना जो है अब जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी नेसेसिटी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी अब यूएसए को, उस प्रोडक्ट्स को नहीं देने वाला है चाइना। यानी कि एक्सपोर्ट नहीं करेगा वाले प्रोडक्ट्स को, बोलेगा कि हम ये वाले प्रोडक्ट नहीं दे सकते हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, राइट। तो ये इस प्रकार का गेम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग को अब देखने को मिल रहा है एक नया, तो जिसका एक आपको आइडिया इन जनरल बस होना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा वाला टॉपिक इससे रिलेटेड। अब गाइस इस न्यूज में बात हो रही है एक रिपोर्ट के बारे में, तो इस रिपोर्ट को हम लोग देखेंगे और ये रिपोर्ट थोड़ी सी ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की डेट में सिविल सर्विसेज न्यूट्रिशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। तो ये रिपोर्ट में हमें पता लगेगा कि गांव क्षेत्र में, रूरल इंडिया में जो न्यूट्रिशियस डाइट है उसकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, लोग बाग जो है वो न्यूट्रिशियस डाइट को जो है वो कितना अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिलेगी। तो देखो गाइस, यहां पर ये स्टडी जो कंडक्ट की है वो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की इकोनॉमिस्ट कल्याणी रघुनाथन और उनके कलीग्स के द्वारा कंडक्ट की गई है। स्टडी में इन्होंने सबसे पहला ऑप्शन ये चुना कि सबसे सस्ता विकल्प, यानी कि, और आप लोग जानते ही हैं कि एक व्यक्ति अगर भरपेट खाना खा रहे हैं तो वो मैटर नहीं करता है, कि ये मैटर करता है कि वो जो खाना खा रहे हैं वो कितना न्यूट्रिशियस रिच है, वो मैटर करता है एक हेल्दी ह्यूमन के लिए। यानी कि अगर एक इंसान को अगर हेल्दी जीवन व्यतीत करना है तो उसको न्यूट्रिशियस रिच डाइट जो है वो लेनी पड़ेगी, कंज्यूम करनी पड़ेगी। अब हम लोग ने ये डिफरेंस तो देख लिया कि आज की डेट में सिर्फ पेट भरना इंपॉर्टेंट नहीं होता, राइट। न्यूट्रिशन इंटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि पेट भरना, कैलोरी इंटेक करना और न्यूट्रिशन लेना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। इस स्टडी ने न्यूट्रिशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया है कि एक ह्यूमन अगर अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको कंज्यूम करने के लिए गांव के इलाके में उनको कितना पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। और इन्होंने सबसे सस्ते ऑप्शन को पहले सामने रखा, जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा, दूध, दही, प्याज, मूली, पालक, केले, तो ऐसे ऑप्शन को इन्होंने सामने रखा और यहां पर कहा कि इन ऑप्शन को कंज्यूम करने के लिए, यानी कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको कंज्यूम करने के लिए एक व्यक्ति को 45 रुपए या फिर अगर वो एडल्ट मैन है तो उनको 51 रुपए खर्चने होंगे। यहां पर यह बताया गया कि हर 4 लोगों में से गांव क्षेत्र में 3 लोग इस पर्टिकुलर न्यूट्रिशियस डाइट को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। यह चीज यहां पर सामने आई और इवन यह भी बताया गया कि 3 में से 2 लोग ऐसे हैं जिनका पैसा जो है वो पूरा खत्म हो रहा है, पैसा यानी कि एंड जो है वो, मतलब पॉकेट जो है उनकी एम्प्टी हो जाएगी अगर उनको न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो लेनी है तो, यानी कंप्लीटली उनको पूरा का पूरा जितना उनके पास इनकम है वो पूरी अगर वो खत्म करेंगे तब जाकर ये हो पाएगा। और अगर वो अपना कुछ पैसा नॉन फूड एक्सपेंस पर अगर रखते हैं अलग से, जैसे कि जो हम बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, ये एसेंशियल चीज हम लोग को देखने को मिलती है, तो वो अगर अपना कपड़े और मकान के लिए अगर थोड़ा सा पैसा अगर साइड में रख देते 1/3 अपनी पूरी इनकम का, तो 76% ऐसे गांव क्षेत्र के जो इंडियंस हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे रिकमेंडेड डाइट को। तो बड़ी स्थिति जो है वो खराब है न्यूट्रिशियस डाइट को इनटेक करने की इंडिया के अंदर, राइट। और इसमें यहां पर यह बताया गया कि जो नॉन अर्निंग मेंबर्स हैं उनको तो इवन कंसिडर भी नहीं किया है, यानी कि जैसे कि बच्चे वगैरह हो गए और दूसरे एडल्ट हो गए, उनको रखा ही नहीं है, शामिल ही नहीं किया। उनको अगर शामिल करेंगे तो और भी आंकड़ा जो है वो नीचे चला जाएगा, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। और इस स्टडी के सिग्निफिकेंस की बात करें, इस अध्ययन के महत्व की अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया ने गाइस बहुत ही पुअर जो है वो परफॉर्म किया है न्यूट्रिशन इंडिकेटर के अंदर। हमारी कंट्री ने फूड सिक्योरिटी तो अचीव कर ली है, हमारे पास खाने के लिए अवेलेबिलिटी है, बट एक इंसान की प्रॉपर बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर हेल्दी बॉडी के लिए जो उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, उस चीज को हम लोग जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। उसमें जो है वो कमियां हैं, जिस कमी को जो है, जिस गैप को जो है वो फिल करना एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के आधार पर हम लोग को आज की डेट में देखने को मिल रही है। इवन आपको यह भी पता होगा इसकी सरकार आज की डेट में जैसे फूड फोर्टिफिकेशन के ऊपर भी काम कर रही है। फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था, आपको याद होगा। इसमें क्या होता है कि जो राशन वगैरह जो दिया जाता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि जो पुअर हाउस होल्ड जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन से जो लोग बिलोंग करते हैं, तो उनको फेयर प्राइस शॉप पर, राशन की जो शॉप जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पर उनको जो राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो कहा गया कि जो चावल उनको मिलेगा तो वो फूड फोर्टिफाइड हो, यानी कि वो चावल जो है वो फोर्टिफाइड हो, उसके अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो है वो ऐड करके दिया जाए, जिससे कि उनकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट की जा सके। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या देख रहे हैं, सरकार भी न्यूट्रिशन के ऊपर आज की डेट में ज्यादा टारगेट कर रही है। तो आप एज अ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस पर फोकस करना है, क्योंकि यहां पर तो ये कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं गाइस, तो जिनको तो पढ़कर काफी सारे लोग निकल जाते हैं आगे, बट उस पर जो स्पेसिफिक एरिया पर जो आपको ज्यादा टारगेट करना है वो ये है न्यूट्रिशन।
क्योंकि आज की रेट में न्यूट्रिशन के ऊपर ज्यादा काम किया जा रहा है, ज्यादा फोकस। इवन मिड डे मील में भी एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो बच्चों को जो देनी चाहिए वो बेसिकली बनाई जा रही है, तैयार की जा रही है, राइट। उसकी फ्रेमिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी तो हमने अचीव कर ली, हमारे पास पर्याप्त खाना है खाने के लिए, बट हम लोग न्यूट्रिशन के मामले में काफी पीछे हैं। लेटेस्ट जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो सामने आया था, इसमें इंडिया के अंदर चाइल्ड फास्टिंग की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा थी। अभी कुछ दिनों पहले अपन ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में भी चर्चा करी, डिस्कस किया था। तो ये चाइल्ड फास्टिंग की जो प्रॉब्लम सामने आई थी, इसका मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर बच्चों में अंडर नरिशमेंट की प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रही है, माल न्यूट्रिशन की, कुपोषण की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। चाइल्ड फास्टिंग है और कुपोषण कब हो रहा है, न्यूट्रिशन की कमी कब हो रही है, जब बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। बच्चों को तो खाना मिल रहा है, खाने के लिए वो मनाही नहीं हो रही है। यानी कि मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग में कहा था कि पेट भर के खाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज कि वो जो इनटेक हो रहा है फूड का, वो प्रॉपर न्यूट्रिशियस रिच फूड का हो रहा है कि नहीं हो रहा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। और इसके अलावा यहां पर सिंपल आज की रेट में जो मेजर किया जाता है वो कैलोरी इनटेक के ऊपर मेजर किया जाता है, राइट। इंडिया के अंदर हम लोग देखते हैं ना, कैलोरी इनटेक के ऊपर ही पूरी चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है, बट न्यूट्रिशन को इस पे ध्यान में रखा नहीं जाता। वही चीज हो गई, पेट भरना इज नॉट इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट इज कि बॉडी के अंदर कितना न्यूट्रिशन जा रहा है, क्योंकि न्यूट्रिशन ही जो है वो अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इंडिया की जो न्यूट्रिशन गाइडलाइंस हम लोग को देखने को मिलती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशन गाइडलाइन, तो ये न्यूट्रिशनली एडिक्वेट डाइट ऑफर करती है एडल्ट वुमेन के लिए, जिसमें एक महिला को 330 ग्राम अनाज सीरियल जो है वो इंटेक करना होता है, 75 ग्राम दाल पल्सेस इंटेक करनी होती है एक दिन के अंदर, साथ ही साथ 300 ग्राम डेयरी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, दूध वगैरह हो गया, दही वगैरह हो गया, 100 ग्राम फल वगैरह, राइट, वेजिटेबल 300 ग्राम, और इसमें एटलीस्ट 100 ग्राम डार्क ग्रीन लीफ वेजिटेबल होना चाहिए, यानी कि गहरी हरी पत्तेदारी सब्जी हम लोग को देखने को मिलनी चाहिए, राइट। इसके अलावा जो ये स्टडी इन्होंने कंडक्ट करी थी गाइस, तो इकोनॉमी सर्वे की जो थालीनॉमिक्स हम लोग को देखने को मिलती है, जो खाने की थाली होती है ना, वैसे थालीनॉमिक्स होती है, जो कि एक अच्छी बेटर पिक्चर जो है वो प्रोवाइड कराती है एक मील की कॉस्ट के ऊपर, यानी कि एक खाने की कॉस्ट जो है वो कितनी होनी चाहिए। बट यहां पर जो स्टडी कंडक्ट हुई है वो अनस्किल्ड वर्कर्स की वेजेस के ऊपर आधारित हुई है, यानी कि जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जो कि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उनको जो पैसा मिलता है, जो वेजेस उनको मिलते हैं, राइट, तो उसके ऊपर आधारित ये रिपोर्ट जो है वो इन्होंने तैयार करी कि जो उनके पास पैसा आता है तो क्या उस पैसे पर ये मतलब न्यूट्रिशियस रिच डाइट जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और इन्होंने इवन न्यूट्रिशियस रिच डाइट जो है उसका भी चीपेस्ट ऑप्शन चूज करके बताया था, जिसमें यही पाया गया कि रूरल इंडिया में न्यूट्रिशियस रिच डाइट को अफोर्ड करने की बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी समस्या हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होनी चाहिए रूरल इंडिया के बारे में, और मोर आपको पता होना चाहिए, यानी ज्यादा पता होना चाहिए न्यूट्रिशियस रिच डाइट की इंपॉर्टेंस के बारे में, क्योंकि यही चीज है जो कि आपके काम की है। तो पेपर 2 से रिलेटेड से इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 3। अब देखिए यहां पर बात हो रही है स्केल इंडिया एप्लीकेशन के बारे में। एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च करी है लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा। लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल सेटअप की गई थी 2012 में, और ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अप्रूवल के बाद इसको सेटअप किया गया था। ये लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल किसके ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि इसका काम क्या होता है, तो लेदर जो इंडस्ट्रीज है हमारी कंट्री के अंदर, तो वहां पर जो वर्कर, जो एम्प्लॉइज जो काम करते हैं, लेदर एम्प्लॉइज, तो उनमें स्किल्स डेवलप करने को लेकर ये काउंसिल हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसने अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च करी है, और ये ऑल इंडिया लेवल पर एक सिंगल प्लेटफॉर्म के तौर पर हम लोग को देखने को मिलेगी, जो कि क्वालिटी अश्योरेंस का काम करेगी। यानी कि कुल मिलाकर की जो लेदर इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनको समय समय पर ट्रेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, उनको प्रॉपर स्किल्स वगैरह प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही, राइट, बेटर स्किल्स वगैरह, अपग्रेडेड स्किल्स वगैरह। तो इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर करने के लिए ये एप्लीकेशन देखने को मिल रही है, तो जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब इस न्यूज की बात करेंगे तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने स्किंक्स ऑफ इंडिया करके एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी है। ये जो है गाइज, ये स्किंक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, इनकी काफी सारी प्रजातियां होती है, 62 प्रजाति होती है इंडिया के अंदर। एंडेमिक जो है, यानी कि सिर्फ इंडिया में जो पाई जाती है, वो 33 ऐसी प्रजाति है, और करीब 57% सभी जो स्किंक्स की जो प्रजाति होती है वो इंडिया के अंदर है, राइट, बहुत भारी मात्रा में। और ये ऐसे आपको दिखाई देते हैं, इनके कुछ कुछ ऐसी इनकी प्रजाति होती है जिनके पैर होते हैं, कुछ कुछ के तो पैर भी नहीं होते हैं, इनकी गर्दन वगैरह नहीं होती है, राइट, और इनकी जो स्किन वगैरह जो है वो काफी ज्यादा ग्लो करती है,
राइट। और कॉमन रेप्टाइल्स ही हम लोग को देखने को मिलते हैं, और ये गाइज हर प्रकार के हैबिटेट पर पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि हिमालय पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, कोस्टल एरिया पे भी देखने को मिल जाएंगे, घने जंगलों में भी देखने को मिल जाएंगे, जो डेजर्ट वगैरह जो रेगिस्तान का जो इलाका होता है वहां पर भी देखने को मिल जाएंगे। पूरे दुनिया भर में 1602 इनकी प्रजातियां हम लोग को, स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, और ये सबसे लिजार्ड की, छिपकली की सबसे बड़ी फैमिली के तौर पर हम लोग को नजर आती है, देखने को मिलती है। और इंडिया के अंदर अगर डाइवर्सिटी की अगर हम लोग इनकी बात करें तो पूरे दुनिया भर के 4% से भी कम इंडिया के अंदर ये हम लोग को देखने को मिलता है डाइवर्सिटी के मामले में, यानी कि अलग अलग इनकी जो प्रजातियां होती है। और नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के अंदर 4 से भी कम % की मात्रा में हम लोग को ये नजर आते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर बस आपको ये याद रखना है, स्किंक्स जो है वो एक प्रजाति हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। ये जो लिजार्ड की प्रजाति हम लोग को देखने को मिलती है, कॉमन रेप्टाइल्स इसको आप बोलते हो, राइट। और ये इस प्रकार के कुछ दिखाई देते हैं। तो आप प्रजाति का याद रखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्किंक्स अभी न्यूज में थी, क्या है ये, तो ये स्पीसीज हम लोग को देखने को मिलती है, रेप्टाइल स्पीसीज या लिजार्ड की सबसे बड़ी प्रजाति हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। एंड गाइस बस आज का ये आपका लास्ट टॉपिक था, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से आपके क्लियर हो गए हैं तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा, एंड साथ ही साथ गाइस शेयर जरूर कर दीजिएगा लेक्चर को। एंड आज का आपका जो होमवर्क है, सबसे पहला तो यह है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाना है। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ मेंस का जो आपका आज का क्वेश्चन है वो ये है कि बिरसा मुंडा मूवमेंट के ऊपर आपको जो है वो लिखना है, राइट, बिरसा मुंडा आंदोलन के ऊपर। तो इसके बारे में 120 वर्ड्स में आप लिखिएगा, ये आपका एक क्वेश्चन है आज का। एंड गाइस ये वाला जो आंसर है आप पोस्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा नाम का एक चैनल आपको मिल जाएगा। इस चैनल के डिस्कशन ग्रुप पे आप देखिएगा तो वहां पर चैट लाइक ब्यूरोक्रेट्स नाम का एक डिस्कशन ग्रुप आपको मिल जाएगा, तो वहां पर आप इसका आंसर पोस्ट कर सकते हैं। वहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर आंसर पोस्ट करते हैं और एक दूसरे के आंसर को रिव्यू करते हैं, राइट। एंड गाइस अगर आप फेसबुक पर है तो आप मेरे नाम को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं, कमलाक्ष झा मेरा नाम है। एंड पीडीएफ के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है कि लेक्चर के हैंडआउट्स और पीडीएफ से रिलेटेड पूरी जानकारी स्टार्टिंग में मिल गई होगी आपको। एंड अगर आपको जैन से लेकर जुलाई 2020 तक की अगर मैगजीन चाहिए, 7 महीने की मैगजीन है ये, जिसकी कॉस्ट मात्र 300 रुपीज है, तो इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए वीडियो पर मिल जाएगी आपको। वो वीडियो देखकर आप जो है वो ले सकते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन जान सकते हैं इसकी। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।